और उस वक्त नेहरू जी ने इंसिस्ट किया और अंबेडकर साहब को कहा ये नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भारत में होना चाहिए और यही निर्धन, गरीब, किसान, मजदूर, यही वो लोग होंगे जब इस देश में तानाशाही बढ़ेगी, यही लोग होंगे जो उस तानाशाही को टक्कर देंगे। और आज 2024 5 जून को ये बात साबित होगी, ये बात रेलिवेंट हो गई कि नेहरू कितने रेलिवेंट थे, आज भी नेहरू कितने रेलिवेंट हैं। राज्य सुन लीजिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इसमें से सभी सीटों में जितनी भी लोकसभा सीटें थी, हर सीट में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो है 0। कहीं एक भी वोट परसेंट नहीं बढ़ा। जबकि आप इनका कांग्रेस का देखिए, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल, यहाँ जितनी भी लोकसभा सीटों में कांग्रेस लड़ी, हर जगह 100% वोट शेयर बढ़ा है उनका, 100% बढ़ा। कैबिनेट के 20 मंत्री चुनाव हारे। सही बात। और स्मृति ईरानी सरी की मंत्राणी भी हार गई। लेकिन आज के आप अखबार देखिए, जिनकी फर्स्ट पेज है उसमें अधिकांश बड़े निराश थे, जैसे कि उनका कोई व्यक्तिगत, वास्तव में 2 में से 1 भैंस ले ली गई हो टाइप का नरेशन बहुत सारे अखबारों में मैं देख रहा हूँ। यूपी, जिस यूपी को हम कहते थे यूपी बहुत बैकवर्ड स्टेट है, वहां पे लोग रिलीजन, कास्ट के बेस पर वोट करते हैं, आज आप देखिए उसी यूपी ने ऐसा मैंडेट दिया जो मैंडेट मेरे हिसाब से वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डेवलप कंट्री भी ऐसा मैंडेट नहीं दे सकती है। तो कुणाल के शब्द में कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया ने आज एक नया फाइटर पैदा किया है, जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहा है, वो है राहुल गांधी जी। क्योंकि कांग्रेस की जो टैली बढ़ी है, 99 तक कांग्रेस जो पहुंची, और कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से अमेठी में जीत आप देख रहे हैं, रायबरेली में देख रहे हैं, बाकी सीटों पर जो कांग्रेस अकेले अपने दम पर आई है, तो ये साबित करता है जो लोग राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह रहे थे कि पप्पू ने चप्पू चला दिया, राइट, अब उनको ये कहना चाहिए। आरएसएस को सत्ता का चस्का लग चुका है। राम माधव से लेकर श्याम माधव तक जितने हैं, अब सब सरकारी सांड पे सवार होकर घर से निकलते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, जो राइट विंग पार्टीज हैं, एक तो ये दिमाग से पैदल है सर, ये आपको ये दिमाग से पैदल है, और मुझे ऐसा लगता है कि सर इनका आईक्यू लेवल एकदम नेगेटिव जोन के अंदर होता है। ये आईक्यू लेवल एकदम नेगेटिव है इनका। ये कौन सी कहानी कब सेट कर देते हैं इनको खुद को पता नहीं होता। आप सोचिए, गौरी लंकेश का मर्डर हो जाता है, गौरी लंकेश, पंसारे साहब, दाभोलकर साहब, कि क्या हमने सरकार को इसलिए चुना था? हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करें अपने यूथ के अंदर। और आप सोचिए, इनका एक स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं यंगस्टर्स को, हिंदुओं को, वो कह रहे हैं अगर आप हिंदू हैं तो आपको धोती पहन के निकलना चाहिए, आपको तिलक लगाना चाहिए। जो मोदी जी का जो तेज था ना, वो आर्कटिक में पहुंच गया, बहुत ठंडा पड़ गया। वो खुद अपना भाषण कल दे रहे थे, तो मोदी नाम नहीं लिया उन्होंने कि मोदी अब ये करेगा, मोदी अब ऐसे चला देगा। कह रहे अब कोई गारंटी ये कि भारत की जनता ने ना मोदी जी के साथ जुल्म कर दिया, उनकी गारंटी जो है बर्फ में लगा दी इन्होंने यार, बर्फ में लगा दी है। सही बात है। वो बोल रहे हैं एनडीए बड़े निर्णय लेना जारी रखेगा। कल तक बोल रहे थे मोदी ये निर्णय लेगा, मोदी ये बदल देगा, मोदी वो बदल देगा। भारत के आम नागरिकों ने उनको दिखा दिया, आईना दिखा दिया कि भाई साहब कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़िए और जानिए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। जो भारतीय जनता है ना, वो हर चीज को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन नेता के एरोगेंस को बर्दाश्त नहीं करती है। तो वो इतनी एरोगेंट थी मायावती, जिन्होंने मिलने तक से मना कर दिया था चंद्रशेखर आजाद से। और आज देखिए अब नगीना में क्या हुआ अश्विनी, नगीना में ये हुआ है कि बीएसपी का जो कैंडिडेट, उसको मात्र 13,000 वोट मिला है, मात्र 13,000। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट, आज का अखबार। पंकज जी और अश्विनी, आप दोनों का स्वागत है भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही अहम दिन पर। एक ऐसा दिन जब हमारा लोकतंत्र फिर से खुल के सांस ले सकेगा, जहां बोलने की आजादी चंद मीडिया के गुलामों तक सीमित नहीं होगी, जहां आलोचना के लिए सरकार आपको सलाखों का डर नहीं दिखा सकेगी, जहां सरकार द्वारा सड़कों पर उतरे जनमानस को खालिस्तानी, आतंकवादी और एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा, जहां एक धर्म विशेष को गाली गलौज का दौर अब थम सकेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनमानस ने बता दिया है कि उसकी आकांक्षाओं को 5 किलो अनाज तक सीमित रखने वाला नेता उन्हें नहीं चाहिए। भारतीय जनमानस ने यह बता दिया है कि आर्थिक उन्नति के नाम पर 5 लोगों का विकास करने वाला नेता उन्हें अब नहीं चाहिए। भारत के युवाओं को पकौड़े तलने का रोजगार देने वाला और मित्रों को अरबों का फायदा पहुंचाने वाला नेता अब उन्हें नहीं चाहिए।
देश में हिंदू मुस्लिम करने वाला नेता अब नहीं चाहिए। पंकज जी, ये जो 4 जून को जारी चुनाव परिणाम है, उसमें मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी का कद मात्र घटा है या ये असल में ढह गया है? देखिए, जो हम अखबारों के नजरिए से ही देखें, जी। जो अखबार कल की हेडलाइंस तक आप देख लीजिए, जो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कह रहे थे मोदी सरकार की वापसी, मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यह मोदी की जीत है। अब आज की आप हेडलाइन देखें, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, और यदि हम मोदी अब कोलैप्स हो गए, और यदि हम इंटरनल बातचीत जो एक, चूंकि इस समय सोशल मीडिया और ये सब भी एक प्रकार से सूचना का एक एक्सटेंशन है, तो वहां पर जो बड़ी मात्रा के जो मोदी भक्त लोग हैं, अब वो इसकी पूरी हार का ठीकरा आदित्यनाथ पे फोंक रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनके राज्य में हार हुई, इनके कारण सरकार नहीं बन पाने में दिक्कत हो रही है, और यही हार के जिम्मेवार है। जबकि भाई एक चीज बताओ ना, ओम प्रकाश राजभर से यदि इन्होंने समझौता किया तो आदित्यनाथ से पूछ के तो किया नहीं था, या टिकट पे जो दिए गए हैं टिकट, मुझे तो नहीं लगता कि आदित्यनाथ की पसंद के कोई इसमें टिकट दिख रहे थे, जैसा मुझे मोटा मोटी लगता है। तो ये सब खेल अभी भ्रम फैलाने के लिए हैं, और शेर अकेला है ये भी चल रहा है, लेकिन शेर अकेला था तो जो शेर था उसके साथ में ईडी थी, सीबीआई थी, ईसीआई था, अडानी था, अंबानी था, सभी तो थे। तो ये एक ये बहुत सारे नरेशन अब आज से मीडिया के जरिए गढ़े जा रहे हैं, और इसी लाइन पर अभी इंटरप्रिटेशन भी होगा। तो ये एक सबसे बड़ा अखबारों के बदलाव है। तो चूंकि कैबिनेट के 20 मंत्री चुनाव हार गए, कैबिनेट के 20 मंत्री चुनाव हारे, सही बात। और स्मृति ईरानी सरी की मंत्राणी भी हार गई, बड़े मार्जिन से हारी। और उसमें मजेदार चीज ये है कि ये अखबार की खबर पंजाब के अखबारों में है, रिमोट पंजाब में भी अजीत समाचार तरीके, कि किशोरी लाल की जीत की सबसे ज्यादा खुशी मलेरकोटला में है। अच्छा, अब आप सोचेंगे, यस, किशोरी लाल मलेरकोटला से आए थे। किशोरी लाल का यदि लोगों को जानकारी नहीं है तो बताएं कि वो राजीव गांधी के समय युवक कांग्रेस की वॉलंटियर स्कीम थी, जिसके अंदर एक रिटर्न टेस्ट होता था, उसके बाद बोलता था कि आप एक जिले में जाके काम करेंगे, जैसे आरएसएस के पूर्णकालिक होते हैं। तो किशोरी लाल मलेरकोटला पंजाब से अमेठी में काम करने आए थे कार्यकर्ता के रूप में, और वो भी मेहनताना नहीं मिलता था किसी कार्यकर्ता को, जैसे होता था ना कि आपको कोई सैलरी मिल रही, नहीं, ऐसा नहीं था। तो मलेरकोटला यानी बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा का गांव है, और मलेरकोटला हालांकि बड़ा एक ऐतिहासिक शहर है, मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके होने के बावजूद वहां दंगे नहीं हुए, कई कई उसके बारे में चर्चा है। तो अब ऐसी खबरें काश मीडिया, पहले जैसा आपने देखा होगा ना कि पहले चुनाव परिणाम आते थे तो जो कवर स्टोरीज होती थी उसके अंदर बड़ी खूबसूरत हेडलाइंस होती थी, जैसे कि टेलीग्राफ की मैंने आपको शेयर की है, ठीक है ना, तो बड़ी खूबसूरत है, क्लासिक है ना, जिसके अंदर हमको भाषा की खूबसूरती और सोबरनेस लगती है। लेकिन आज के आप अखबार देखिए, जिनकी फर्स्ट पेज है उसमें अधिकांश बड़े निराश, जैसे कि उनका कोई व्यक्तिगत, वास्तव में 2 में से 1 भैंस ले ली गई हो टाइप का नरेशन बहुत सारे अखबारों में मैं देख रहा हूँ। तो अभी जबकि ना भैंस, मंगलसूत्र कुछ भी नहीं लिया गया है, फिर भी ये। और जैसे यदि हम आकलन करना शुरू करें कुछ अखबारों में, हालांकि ये शायद एजेंसी की खबर है, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर थी कि 66% दल बदलू इस चुनाव में हार गए। जो बड़ी पार्टियों में 66% है, कांग्रेस और बीजेपी, और बीजेपी में
जाकर चुनाव हारने वालों का स्ट्राइकिंग रेट ज्यादा है। होगा ही, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। दूसरे जो एक आकलन के हिसाब से हम देखें तो ये एक चिंता वाली बात है कि संसद में लगातार इस बार भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम हुआ। मात्र 23 एमपी जीते हैं मुस्लिम, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो हैं यदि उत्तर प्रदेश और बंगाल से ही है। बाकी लद्दाख से एक निर्दलीय जीता है, ठीक है, श्रीनगर से एक जीता है। आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, बस सदी के जो बड़े राज्य हैं उनमें कोई भी मुस्लिम सांसद हमारे पास नहीं है। तो गुजरात मध्य प्रदेश से कैसे आ सकते थे? वहां भाजपा जीती है, भाजपा को मुस्लिम तो एक सीजनल एलर्जी नहीं, 12 महीने वाली एलर्जी है जो ये ना, मैं एक देखिए, ये हम तो यदि आई एम जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिकल इक्विलिब्रियम इन द पार्लियामेंट। तो यदि हम उस एंगल से देखें तो जबकि एक आंकड़ा और एक देख रहे हैं कि जिन इलाकों में सिख और क्रिश्चियन अल्पसंख्यक अधिक हैं, उन सभी इलाकों में कांग्रेस एक तरफा जीती है। यानी हम नॉर्थ ईस्ट से देखना शुरू करें तो नागालैंड में भी, मणिपुर में भी, उसके बाद में केरला के कुछ सीट्स पे देखते हैं, पंजाब की सीट पे देखते हैं। ये एक मुझे लगता था कि हमारे राष्ट्रीय अखबारों को और इन सब लोगों को इन सब चीजों पे चर्चा और चिंता करना चाहिए कि जनता किस तरीके से वोट देती है। अच्छा, एक आंकड़ा और है अश्विनी, इसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राज्य सुन लीजिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इसमें से सभी सीटों में जितनी भी लोकसभा सीटें थी, हर सीट में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो है 0। कहीं भी एक भी वोट परसेंट नहीं बढ़ा। जबकि आप इनका कांग्रेस का देखिए, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल, यहाँ जितनी भी लोकसभा सीटों में कांग्रेस लड़ी, हर जगह 100% वोट शेयर बढ़ा है उनका, 100% बढ़ा, 2 से 6 तक। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ में अपना जो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, और जो आज इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि बिकॉज ये जो पिछले 10 साल गए, इन्होंने नेहरू जी को बहुत ही टारगेट किया, बहुत ही सिस्टमैटिकली टारगेट को खराब किया गया, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत कमेंट हुआ, बहुत ट्रॉल किया गया मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर। तो आज मैं अपना स्टेटमेंट नेहरू जी के ही एक डिसीजन से देना चाहूंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स हो रहे थे सर, तो कुणाल आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में जब ये प्रपोजल किया गया कि इंडिया को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अडॉप्ट करना चाहिए, उस वक्त डॉक्टर B.R. Ambedkar, the father of our Indian constitution, was not in favor of giving universal adult franchisee because he was having his own inhibitions actually, because he was of this opinion कि इंडिया में मैसिव जो है इलिटरेसी है, सुपरस्टिशन है, वी आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेजेस। तो हम शायद एक बेहतर, क्योंकि डेमोक्रेसी डिमांड करती है अवेयरनेस, डेमोक्रेसी डिमांड करती है आपके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपने राइट्स को लेकर। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है इंडिया में कंड्यूसिव नहीं है, और उस वक्त नेहरू जी ने इंसिस्ट किया और अंबेडकर साहब को कहा ये नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भारत में होना चाहिए, और यही निर्धन, गरीब, किसान, मजदूर, यही वो लोग होंगे जब इस देश में तानाशाही बढ़ेगी, यही लोग होंगे जो उस तानाशाही को टक्कर देंगे। और आज 2024 5 जून को ये बात साबित हो गई, ये बात रेलिवेंट हो गई कि नेहरू कितने रेलिवेंट थे, आज भी नेहरू कितने रेलिवेंट हैं। आज आप समझिएगा, मैं नोएडा में रहता हूं, एक हाई राइज अपार्टमेंट में रहता हूं, आप नोएडा, गुड़गावा, आप जो इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास, वो शायद इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। लेकिन आप सोचिएगा, जैसे अभी पंकज जी ने बड़ा अच्छा कहा, जो फैजाबाद मंडल है वहां पर 8 सीटें जो हैं किसने जीती हैं? नॉन बीजेपी लोगों ने 8 सीटें जीती हैं। बिल्कुल। ये क्या दिखाता है आपको? यूपी, जिस यूपी को हम कहते थे यूपी बहुत बैकवर्ड स्टेट है, वहां पे लोग रिलीजन, कास्ट के बेस पर वोट करते हैं,
आज आप देखिए उसी यूपी ने ऐसा मैंडेट दिया जो मैंडेट मेरे हिसाब से वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डेवलप कंट्री भी ऐसा मैंडेट नहीं दे सकती। ये इस बात को एग्जैक्टली। बताता है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, उनमें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ उन आईटी टेकीज से बहुत ज्यादा है जो एसी रूम्स में बैठ के अपना बढ़िया 4 लाख 5 लाख महीने का पैकेज ले रहे हैं। उनसे फार बेटर वो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मैंडेट आया, महाराष्ट्र के अंदर मैंडेट आया, महाराष्ट्र में किस तरीके से आप सोचिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर दिया गया। शिवसेना वो शिवसेना थी जो शुरू से हमेशा हर डिफिकल्ट टाइम में भाजपा के साथ रही। उस शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आज पब्लिक ने दिखा दिया कि पब्लिक किसकी तरफ खड़ी हुई है। आज आप यूपी बिल्कुल। में मुझे आज भी वो दिन याद है सर, आपको याद होगा कुणाल और पंकज जी, कि जब एग्जिट पोल आ रहे थे कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं था जो ये कह रहा था 380 370 से कम सीटें आएंगी। तो उस वक्त जो योगेंद्र यादव जी हैं, मैं उनका पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या क्या कौन सी इन्होंने सर्वे कौन सा डेटा निकाला है। मैं पूरा घूम कर आया हूं, मैंने जमीन पे देखा है क्या सुगबुगाहट है। और वो अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि 270 आने भी मुश्किल हो जाएंगे इस सरकार के, और आज ये बात सच हो गई। तो कहीं ना कहीं अश्विनी पंकज जी, आपको बिकॉज पंकज जी मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मीडिया को भी अपने अंदर आत्ममंथन करने की जरूरत है आज कि नहीं, मीडिया मीडिया का आत्ममंथन तो उनका मालिक अडानी करता है ना यार, वो कैसे कर लेगा? भाई मीडिया का आत्ममंथन कौन करेगा? वो तो आप ये राइट। सोचिए कि कौन करेगा उसका आत्ममंथन, है ना? तो मैं आपको ये आपको समझना पड़ेगा कि बहुत पब्लिक बड़ी, ने जो है, पब्लिक ने एक डिक्टेटर गवर्नमेंट की बखियां उखेड़ दी हैं, ये आप समझ लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल मेरा सही बात। एक एक मोटा अनुमान था जो मैंने हम्म 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे लिखा था। उसमें हम्म अ, मैंने कुछ चीज लिखी थी कि उत्तर प्रदेश 2019 वाला नहीं होने वाला है, और मेरी हम्म संभावना थी कि एनडीए को लगभग 150 सीटें कम मिलेंगी। वो मेरा जो आकलन एमपी छत्तीसगढ़ को लेकर गलत हुआ, दिल्ली को लेकर गलत हुआ, और थोड़ा बहुत कर्नाटक को लेकर और बिहार को लेकर। अदरवाइज ऑलमोस्ट यही पोजीशन मेरा एक छोटा सा आकलन था, जिन चूंकि मैं बहुत कम सीट्स पर गया था। ठीक है, तो हम्म योगेंद्र यादव हालांकि बहुत ही प्रेम से बैलेंस खेल रहे थे। योगेंद्र यादव शुरुआत में थोड़ा सा एनडीए को भी एज दे रहे थे, और चूंकि वे नाराज थे, वो गुड़गांव से टिकट चाहते थे। तो बाद में जब उनको लगा यार कि नहीं यार मौसम, वो भी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें लगा रहे मौसम बदलने वाला है, बोले चलो थोड़ा ऐसा कह दें। योगेंद्र यादव गए कहाँ, घर से ही नहीं निकले वे। उनको तो बोला था गुड़गांव में राजू अब्बर का प्रचार करने चले जाओ। यदि राजू अब्बर का प्रचार करने गए तो बहुत माइनर वोट से राजू अब्बर आ रहा है वहां पर, बहुत कम वोटों से आ रहा है। तो ये बड़े वाले मौसम वैज्ञानिक है भैया, तो अभी इनकी अश्विनी चर्चा हम नहीं आपकी करते कि उस बात पे जो आपने ये बात शुरू की थी, अंबेडकर नेहरू वाली और यूनिवर्सल सफरेज वाली बात जो आपने की यस, थी, दिस इज थिंग। उस पर एक बात जोड़ना और जरूरी है कि सावरकर ने ये कहा था जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया गया, सबको 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दे तो दिया गया। 28 से और 21 था उस समय। हाँ, सही कह रहे हैं आप, 21 था। ये जो है 1990 में, 89-90 वो तो में राहुल किया जी गया। जी लेके आए थे। हाँ, तो सावरकर ने ये कहा था कि अगर एक व्यक्ति एक वोट है तो नेहरू इस बात के लिए पछताएगा अपनी जिंदगी में, कांग्रेस इस बात के लिए पछताएगी, क्योंकि आने वाले समय में हम हिंदू और मुसलमानों को ऐसा बांट देंगे कि वही 80% वर्सेस 20% कर देंगे। तो 80-20 करेंगे। हाँ, कभी उनकी सरकार आ ही नहीं पाएगी, कांग्रेस कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। लेकिन देखिए उन्होंने ये गलती की कि हिंदुओं को मोनोलिथ समझा। उन्होंने समझा कि हिंदू एक बड़ा सा पत्थर है, उसके साथ जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों ने दिखा दिया कि हिंदू कोई मोनोलिथ नहीं है, हम अलग अलग सोच और विचारधारा के लोग हैं। दूसरी बात यह है सुनी कि इसमें राहुल गांधी ने यह कहा है कि जनादेश कह रहा है कि मतदाता नहीं चाहते कि देश अब मोदी और शाह चलाएं। ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। इनकी 240 सीटें हैं, इसका मतलब ही है कि मतदाता नहीं चाहता है कि मोदी और शाह को अब इस बात का एज मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह को नैतिक रूप से सरकार चलानी चाहिए?
देखिए कुणाल, इसमें तो दो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वही होगा, क्योंकि जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है राष्ट्रपति महोदय, नैतिक रूप उन्हीं को से, बोलना। नैतिक रूप से सुनी, नैतिक रूप से। हाँ, नैतिक रूप से तो इनकी पार्टी का इंटरनल पार्टी मैटर है कुणाल, मेरे मेरे एंगल से इंटरनल पार्टी मैटर है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था वो 400 पार करेंगे, और यही हम्म। प्रोपेगेंडा पूरा हो गया था, 400 पार होगा। मुझे अभी भी याद है उनका इंटरव्यू था हम्म। मोदी जी का, वो कह रहे थे अरे आप सेंसेक्स में पैसा लगा दो, इतना सेंसेक्स ऊपर उठेगा आप सोच नहीं सकते आप। अब ऊपर तो क्या उठाओ, बर्फ में लग गया, समझ में आ और गया। सही बात है, लाखों रुपए का हाँ नुकसान हो गया लोगों का, सुनी, हाँ, बहुत राइट। सारा नुकसान। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर ये एक जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए कि इतना बड़ा डिबैकल हुआ कैसे उनका। क्योंकि आप समझिए, भाजपा सिर्फ इकलौती नहीं थी, भाजपा के साथ ईडी भी थी, सीबीआई भी थी, ईसीआई भी थी, भाजपा में मीडिया भी था, मीडिया भी मीडिया था। भी मिला हुआ था। और मैं ये कहूंगा कि अगर आज की, मैं बोले कि मैं कुणाल के शब्दों को ले रहा हूं, तो कुणाल मुझे इसकी कॉपी, कल को ऐसा ना कुणाल कॉपीराइट क्लेम कर दे, श्री ने मेरे शब्द बोले हैं। तो कुणाल के शब्द में कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया ने आज एक नया फाइटर पैदा किया है, जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहा है, वो है राहुल गांधी जी। क्योंकि कांग्रेस की जो टैली बढ़ी है, 99 तक कांग्रेस जो पहुंची, और कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से अमेठी में जीत आप देख रहे हैं, रायबरेली में देख रहे हैं, बाकी सीटों पर जो कांग्रेस अकेले अपने दम पर आई है, तो ये साबित करता है, जो लोग राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह रहे थे, कि पप्पू ने चप्पू चला दिया, राइट, अब उनको ये कहना चाहिए। सही बात। और वैसे अश्विनी भी आप, अशोक लिख रहे हैं कि 240 में जो सीट आई है उसमें 20 ईडी की है, 20 सीबीआई की है, 20 इनकम टैक्स की है, 20 ईसी की है, और 20 गोदी मीडिया की है, बाकी बची 100। तो बताओ हार है कि नहीं? हाँ, राइट, दिस इज बिल्कुल हार सही ही है, है। निश्चित रूप से हार है। बहुत आप बढ़िया। अश्विनी देखिए ना, आप कह रहे थे कि मतलब एलीट क्लास में, अर्बन एरियाज में लोगों ने वोट दिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में, इन एरियाज में बीजेपी का वोट घटा है, मोदी जी का वोट घटा है, जबकि कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को एससी, एसटी और ओबीसी ने भर भर के वोट दिया। लेकिन भर मैं भर के आपको वोट। एक आंकड़ा और बताऊं, जी एक आंकड़ा और बताऊं, जी देश के मेट्रो सिटीज, जी। राज्यों की राजधानी जिनको बड़ा शहर कहा जाता है, उन सभी में हम्म। बीजेपी ने डोमिनेट किया है। एक हाँ चीज। जी, दूसरी चीज, देश के जो 19 बड़े धार्मिक शहर कहलाते हैं, उसमें से हम्म। अमृतसर और अयोध्या को हटा दें तो बाकी सभी 17 जगह बीजेपी जीती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक चीज और मेरा मैं यहाँ अपने कहना तरीके का चाहूंगा। आकलन है। हाँ, हम्म, आज एक बात और, मैं एक बहुत हिस्टोरिक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज कहीं ना कहीं भारत का जो दलित वर्ग है, भारत का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उसने आगे आकर ये दिखा दिया। जैसे आप देखिए, बीएसपी की 0 सीट आई है यूपी के अंदर, बीएसपी की कोई सीट नहीं आई है। वो जो दलित वर्ग था, अल्पसंख्यक वर्ग था, महिलाओं का जो वर्ग था, उन्होंने आज ये बता दिया कि वो भारत के किस तरफ खड़े हुए हैं ना। उन्होंने जातिवाद को एकदम दरकिनार करके, उन्होंने इंडिया के आगे एकदम मैसिव वोटिंग किया, जिसकी वजह से इंडिया का जो आप ग्राफ देख रहे हैं यूपी के अंदर, एकदम ऊपर गया है। कहीं ना कहीं आज भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे एक बार मैं किताब पढ़ रहा था, डॉक्टर अंबेडकर की किताब है, हु वर हम्म। शुद्राज है, राइट। तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी हम्म। बात वो लिखी कि शुक्र। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, और महाभारत हम्म, वेद व्यास ने लिखी। और आज मैं कहूंगा हम्म, 2024 में डिक्टेटरशिप को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो दिया है, वो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग ने दिया है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि हमारी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं, उन गरीब लोगों को जो बहुत फार फ्लंग एरियाज में थे, जिनको हम सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो एक बारीक समझ थी लोकतंत्र मूल्यों की, वो उन लोगों में हम लोगों से फार बेटर थी, जो उन्होंने मुझे दिखाया अपने वोटिंग पैटर्न में। हाँ जी, पंकज जी बोलिए। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मतदान हुआ था उसमें एक किसी प्रोग्राम में बैठा था, तो उसमें मैंने यही कहा था कि लोग बड़ा इस चीज को शक के निगाह से देखते कि अल्पसंख्यक के मोहल्लों में बहुत अधिक वोटिंग हुई, लेकिन कभी सोचे क्या इस मुल्क की जो डेमोक्रेसी बचाने का जो जिम्मा है क्या अल्पसंख्यकों पे। और मजेदार चीज आप देखिए कि नई दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, वो इलाके हैं जहां पर सरकार का सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, और वहां के लोग केवल 40% वोट देने जाते हैं। और मुस्तफाबाद, जाफराबाद, जहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ 20 सड़क पर सरकारी डस्टबिन पड़े हुए हैं, जहाँ पे
आवारा पशु से लेके गंदगी तक की समस्या है, वहां के लोग 70% वोट देने निकलते हैं। तो मेरा एक लेख मैंने लिखा था, वो कई जगह छपा नहीं, मैंने उसको यही लिखा था कि क्या ये समय आ गया है कि जहां पर अधिक मतदान हो वहां पर विकास के मद का अधिक पैसा खर्च होना चाहिए। बिल्कुल सही हाँ, बात है, ये तो होना यानी चाहिए, आप सोचिए कि मैंने इंसेंटिवाइज कर ये सकते पूरे आंकड़े निकाले मैंने, हैं। दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जिन इलाकों में अधिक वोटिंग हुई है वो इलाके हैं या तो अल्पसंख्यकों के हैं, या दलितों के हैं, या रिमोट एरियाज के हैं। जो हाई राइज सोसाइटी से, जिसको हम सोशल पॉश इलाका कहते हैं, उन सब में 40% वोट पड़ा है। और जब बड़ी बात है। अधिकार की बात आएगी कि मेरे यहाँ बिजली चाहिए, मेरे यहाँ सड़क चाहिए, मेरे यहाँ स्विमिंग पूल चाहिए, तो वहीं लगता है। वही लगता है, ये बात तो पंकज सही जी, है। आप हैरान हो जाएंगे, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो जो जिन इलाकों के आपने नाम लिए, मैं भी उन्हीं इलाकों में मैं एक जगह रहता हूँ, और हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूँ। तो यहाँ पर एक डिबेट चालू हो गया था व्हाट्सएप पर। डिबेट साहब ये हम्म, था कि एक किसान नहीं है, हमें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, हम भी टैक्स पेयर हैं, ये हमारे टैक्स के यस, पैसे को जो है बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसीलिए ये कहा बात कह था। रहा हूँ कुणाल, आज जैसे कई बार हम ये सवाल पूछते हैं कि यार क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पर्सपेक्टिव को डिफाइन करेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भारत, ये खासकर ये भारत में ये चीज लागू देखी है मैंने, कि भारत में जितना जो कम पढ़ा लिखा आदमी होता है उसकी सोच उतनी क्लियर कट होती है। मैं अभी भी एक इंटरव्यू देख रहा था कि रायबरेली के अंदर लोगों ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने कहा, एक बात बताइए, एक बुजुर्ग सा आदमी धोती पहने हुए, और उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदू मुस्लिम तो 47 में हो गया, आप इसको दोबारा क्यों लेके आ रहे हो? आप बेरोजगारी पर बात करो, आप नौकरियों पे बात करो, आप बात करो नोटबंदी पे बात करो, आप बात करो आपने कितनी नौकरियां क्रिएट करी, इस पर बात करो ना आप। और आप सोचिए सर, ये टॉपिक जो सो कॉल्ड हाई राइज बिल्डिंग्स है, सो कॉल्ड लग्जरी अपार्टमेंट्स विच आर द लैंडमार्क्स ऑफ योर गुरुग्राम, ऑफ योर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बैंगलोर, यस, दीज पीपल आर नॉट डिस्कसिंग दीज इश्यूज। उल्टा मैंने तो इस एक मसले देखा, जो मेरा अपना पर्सनल अभी मेरा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ भारत में जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना दिमाग से पैदल है। मैं फैक्ट आपको बता नहीं, रहा हूँ, वो मैं उतना आपको दिमाग बताऊं से कि पैदल है वो। मैंने यहाँ किसान कितनी आंदोलन फैमिली के से देखा समय, पंकज जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जहां पे पेरेंट्स जो है बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, और वो डेडली अगेंस्ट है अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए, डेडली हम्म, अगेंस्ट। वो कहते हैं नहीं, आप अपनी कास्ट पे शादी। और मैंने गांव देहातों में देखा है जहां पे लोगों की लिबरल सोच है, वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, बच्चा पढ़ने सब गया कर था, लिया 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, कर ली, क्या फर्क पड़ता, हमारा बेटा खुश है, हमारी बेटी खुश है। आप सोचिए, मैंने उल्टा गांव देहातों के अंदर ये चीज, जैसे भी सर ने एग्जांपल दिया कि भाई ये जो हमारे रूरल एरियाज है, रूरल बेल्ट है, वहां पर आप देखिए क्या जबरदस्त वोटिंग पैटर्न निकल के आया है। उन लोगों ने सवाल पूछा है, भैया आप सवाल दो। जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं कि सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए लोकतंत्र में, वो जवाबदेही किसने बनाई? उन गरीब निर्धन लोगों ने बनाई है, जिनके पास सरकार का पैसा ही नहीं पहुंच रहा है। और जहां सरकार का पैसा पहुंच रहा है, जैसे पंकज जी ने राइटली सेड, वो वोट ही नहीं करने आते, वहां पे वोटिंग ही नहीं हो रही है। कोचिंग करने आता है। आप वही देखिए ना, किसान दिल्ली का आंदोलन का एग्जांपल आप देखिए पंकज जी, दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी लेके गई है। साथ में साथ लेके, मैं आपको 2014 में बताऊं भी कि 7 थी, किसान 2019 में भी, और हाँ 2024 पंकज जी, में भी। जी किसान पंकज। आंदोलन के समय एक सज्जन इंडस्ट्रियलिस्ट से उन्होंने बोला कि हमारे टैक्स से सरकार चल रही है और हम्म हमको इनका पसंद नहीं है। मैंने उनको बोला हम्म कि भैया, जो आप ये पैसा कमा रहे हो, जिससे आप हम्म टैक्स दे रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा जो है वो लोअर हम्म, मिडिल क्लास की सेल्फ, जो उसकी कैपेसिटी है, उसी मार्केट में से आता खरीद की कैपेसिटी है, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसी से आ रहा है। या तो वो श्रमिक वर्ग है, सर्विस सेक्टर में है, या है। बायर है। यदि ये दो चीज नहीं हो तो आप पैसा भी कहां से कमाएंगे मेरे भैया? तो ये जो बिल्कुल। मसला है कि यानी कि मतगणना में अब तो है ना, पता नहीं है कौन सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि जहां पे कम लोग वोट देते हैं वहां पे विकास के नाम पर कम पैसा खर्च होना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट सोच होना चाहिए इस मामले को इसको लेकर। सोचना तो चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा पंकज जी, एक चीज बताइए, दो नैरेटिव बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आप इनसे जरूर अवेयर होंगे। पहला जो आपने शुरुआत में बताया कि योगी आदित्यनाथ, ये नहीं कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की वजह से हार गए, लोग ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने हरवा दिया, क्योंकि उन्हें शक था, हर उन्हें डर था कि अगर दोबारा सत्ता में मोदी जी आ जाएंगे, फुल मैंडेट के साथ अगर पहुंच जाएंगे, तो योगी जी का चीफ मिनिस्टर से फट जाएगा और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना भी खत्म हो जाएगा।
दूसरा जो नैरेटिव फैला रहे हैं वो ये कि आरएसएस का कैडर बाहर नहीं निकला और आरएसएस के कैडर ने ना वोट दिया है इनको, ना वोट दिलाने में मदद की है। ये दो चीजें ऐसी फैला रहे हैं जिससे अल्टीमेटली इन्हीं को फायदा होने वाला है। पहली बात तो ये कि ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ना समाज में इस बात को फैलने देने को तैयार हैं कि ये चुनाव यूपी में राहुल गांधी का मैसिव इंपैक्ट था। दलितों के बीच में राहुल गांधी का मैसिव इंपैक्ट था। दलितों ने सिर्फ अखिलेश यादव का चेहरा देख करके इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दिया, राहुल गांधी का चेहरा देख करके इंडिया गठबंधन को वोट दिया। दूसरी बात यह कि यहाँ योगी आदित्यनाथ ने हरवाया नहीं हरवाया किसी को नहीं पता है, लेकिन यहाँ के कंपटीशन के छात्रों ने हरवाया है। ये 2-2 4-4 हजार रुपए का पेट्रोल भरवा के और जो बसों में लद के घर गए हैं लोग अपने, और वहां जाकर के वोट डाल के आए हैं, क्योंकि उनका करियर बर्बाद हो गया। पेपर लीक, आप समझिए यूपी में पेपर लीक लाखों छात्रों की समस्या है। 30-30 40-40 लाख छात्र जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यहां से वहां जाते हैं और अचानक से पता चलता है पेपर लीक हो गया। वो और उनके परिवार परेशान थे, उन लोगों ने वोट दिया है, इस चीज के खिलाफ वोट गया। और क्रेडिट जाना चाहिए राहुल गांधी को, क्रेडिट जाना चाहिए उनके काम को, समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। तो क्रेडिट इस बात का चला जा रहा है कि इनएक्टिव रहा, आरएसएस इनएक्टिव रहा और योगी जी ने हरवा दिया। खूब एक्टिव रहा, आरएसएस क्यों इनएक्टिव रहेगा सोचिए भाई। दो चीज आपको बताता हूँ इसमें, बहुत स्पष्ट है। यदि योगी जी इतने बड़े विलेन थे तो पूरे देश में पिछले 2.5 महीने से आप उनकी हर दिन 4 सभाएं क्यों करा रहे थे? सही बात, ठीक है। और योगी जी का तो देश के बाहर जहां भी गए उनका स्ट्राइकिंग रेट बहुत अच्छा रहा है। जहां जहां उनकी सभा हुई है वहां पे बीजेपी जीती है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में तो आपने मोहन यादव को बुला के प्रचार कराया। रायबरेली और अमेठी में प्रचार करने कौन आए थे? मोहन यादव, मध्य प्रदेश से। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आरएसएस की आड़ यदि आप लेते हैं तो फिर मध्य प्रदेश में पूरी सीट आप कैसे जीत गए? छत्तीसगढ़ में कैसे जीत गए? गुजरात में कैसे जीत गए? तो वहां पर आरएसएस एक्टिव था, बाकी जगह इनएक्टिव था। ऐसा तो नहीं होता ना। देखो, आरएसएस को सत्ता का चस्का लग चुका है। राम माधव से लेकर श्याम माधव तक जितने हैं, अब सब सरकारी सांड पे सवार होकर ही घर से निकलते हैं। सरकारी सांड है ना, व्हाइट रंग की, जो आजकल एम्बेसडर की जगह मारुति की गाड़ियां आ गई हैं। याद आ गई है ना। तो सब उसी पे बैठ के बहुत सारी हजारों संस्थाएं बना दी गई हैं। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल से लेकर क्या क्या, जिस सब में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से लेकर किसी मीटिंग में चले जाए तो आरएसएस के लोग बैठ के आरएसएस के लोगों को, जितना फंड पहले छोटी छोटी संस्थाओं को जाता था हिंदी प्रचार का, वो केवल अब आरएसएस की संस्थाओं को जा रहा है। तो ये जो चस्का उनको लग चुका है, वो काहे को चुपचाप बैठेंगे भाई। हाँ, ये बात सही है कि जो आरएसएस के पुराने लोग थे, जो आरएसएस को चाल चरित्र चेहरे के हिसाब से डेवलप करना चाहते थे, उनके पास में 2 मुख्य उद्देश्य थे, हिंदू राष्ट्र और नेहरू नफरत। तो वो सब लोग अब पीछे हो गए। मैं आपको मध्य प्रदेश में मेरे एक नाम राशि है, वो कभी कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे और कांग्रेस के पीछे मरने मारने को टीवी चैनल पे आते थे। वो असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में थे। सिंधिया जी जब बीजेपी में गए तो वो भी चले गए। और मजेदार चीज ये हुई कि जिस दिन बीजेपी में गए उसको अगले दिन ही उन्होंने भूरी पतलून बनवा ली और लाठी बगल में लगाकर जो शहर संचालन है उसमें भी निकल गए। तो जो ये नव संघ वर्ग है, जो मनी पावर, मसल पावर, मैन पावर पे टिका हुआ है, वो इस प्रकार की अफवाहों में अपने आप को रक्त रखना, विरक्त रखने में ये होता है। ये अभी अफवाहें ये लगातार देश में चलेंगी। आरएसएस की इमेज बचाने के लिए, आरएसएस की इमेज केवल आरएसएस देखिए, आरएसएस एक भ्रम है। आरएसएस और आरएसएस के लोग कभी भी इस फ्रंट में आकर न तो लड़े हैं, न कभी उन्होंने बात की है। वो हर समय दूसरे को हथियार देके हत्याएं करवाते रहे और कभी उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कभी क्लियर नहीं रहा है। आप बताइए, कहीं 200 किलोमीटर दूर कहीं पर कोई ट्रेन गिर गई
तो और आपको खबर मिली तो आप सबसे पहले वहां लोगों की सेवा करने जाओगे कि अपने कपड़े उतार के पहले खाकी लेकर पहनोगे जिससे फोटो खिंच जाए? भाई मेरे घर में आग लगेगी तो मैं जिस कपड़े में बैठा हूँ सेवा करने जाऊंगा कि पहले खाकी लेकर पहनूंगा? सही बात है। सही बात कह रहे हैं, राइट। है ना? आप ट्रेन में आग लगी हुई, ट्रेन में लोग सेवा कर रहे हैं और साहब उनकी चक्क सफेद शर्ट में दाग नहीं दिख रहा है। तो ये एक स्यूडो संगठन है जो झट से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो पर टिका रहता है। इसने जीवन में कभी संघर्ष किया नहीं और अब सत्ता का चस्का लग चुका है तो जीवन, यानी आप चलो ना, वो लाठी चलाना सिखाएगा, जबकि लाठी इस समय जरूरत थी कि सांड को भगाने के लिए लाठी चलाने की जरूरत थी, लेकिन सांड के लिए लाठी नहीं चलाएगा वो केवल हवा में चलाएगा, हवा में चलाएगा लाठी, है ना? तो ये झट झूठ और बार बार का जो ये इनका क्रम है ये उसका हिस्सा है। लेकिन अब जनता समझ रही है धीरे धीरे। आप बताइए ना, इस चुनाव में रामदेव कहाँ थे? 2019 के चुनाव के पहले आपके मोहल्ले के हर बगीचे में रामदेव की वो वर्जिश की क्लास लगती थी योग के नाम से। 2 महीने तक तो चक्कर ही लगा रहे थे ना पंकज जी, 2 महीने तक तो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे थे। देखिए क्या होता है, आरएसएस का एक तरीका होता है, वो एक चरित्र को लेकर आता है फ्रांस की क्रांति की तरह, वो उसका रोल करेगा, फिर वो पीछे नेपथ्य में चला जाएगा, फिर वो गुम हो जाएगा। आप पिछले 20 साल का इनका चुनाव उठा के लीजिए। और दूसरा आरएसएस का एक तरीका होता है, वो गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी पे चलता है। जैसे कि अब आपको अटल जी थे तो लेकर यार अटल जी बड़े अच्छे थे, आडवाणी जी थोड़े से गर्म मिजाज थे। अब फिर आएगा, देखो आडवाणी जी बेचारे को कैसा हाल कर दिया, मोदी जी स्ट्रांग हो गए। तो गुड कॉप बैड कॉप, ये अपने बीच में ही मैं ही समस्या खड़ी करूंगा, मैं ही उसका समाधान बताऊंगा। मेरे बीच में जो मदारी का खेल होता था, पता नहीं आपने बचपन में देखा हो कि एक मदारी जीप काटने वाला खेल करता था, फिर वो भीड़ में से उसी का एक आदमी आके आता था, फिर वो अपना ताबीज बेच जाता था। तो ये भीड़ में एक आदमी को खड़ा करके ताबीज बिकवाते रहते हैं ये, तो ये भी इनका ताबीज बेचने का ही तरीका है। अश्विनी जी आपने देखा है वो तमाशा भीड़ का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट, है ना? तो द सेम थिंग दे हैव बीन डूइंग। एग्जैक्टली तो ये खुद ही नैरेटिव क्रिएट करते हैं, खुद ही सोल्यूशन निकालते हैं। और पंकज जी आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि हम जो आरएसएस का इमरजेंस है वही अपने आप में बहुत डाउटफुल था। आरएसएस को बनाने वाले प्रिंसली स्टेट्स थे जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, उन्होंने आरएसएस को खड़ा किया 1925 में टू फाइट द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ कांग्रेस यार। तो बेसिकली these are the parties which are directly in connivence with the British government. They want to sabotage the freedom movement। और आज यही लोग हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि आप इनका बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, किस तरीके से वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये भारत को लेके जाने चाहते हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर। ये भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप करना चाहते। ये नहीं चाहते कि भारत की महिलाएं जो है एम्पावर्ड बने। हाँ, एंशिएंट इंडिया भी बहुत खूबसूरत है हमारा, ऐसा नहीं। यदि अपन गुणाकर मूल्य के नजर से देखा तो एंशिएंट इंडिया में साइंस से लेकर सब कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये माइथोलॉजी और हिस्ट्री को एक समझते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ कहना चाहूंगा एक समझते हैं। हाँ, रोमिला थापर जी ने बहुत अच्छे से डिफाइन, उनसे पूछा गया हिस्ट्री क्या होती है, तो रोमिला थापर जी ने कहा हिस्ट्री का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट। हम पास्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हम पास्ट को जानते हैं, हम ये नहीं कह रहे पास्ट ऐसा था या पास्ट ऐसा ही होगा। वी आर नॉट सेइंग दिस, वी आर सेइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट जो हमारे पास। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, जो राइट विंग पार्टीज हैं, एक तो ये दिमाग से पैदल है सर, ये आपको ये दिमाग से पैदल है। और मुझे ऐसा लगता है कि सर इनका आईक्यू लेवल एकदम नेगेटिव जोन के अंदर होता है। ये आईक्यू लेवल एकदम नेगेटिव है इनका। ये कौन सी कहानी कब सेट कर देते हैं इनको खुद को पता नहीं होता है। आप सोचिए गौरी लंकेश का मर्डर हो जाता है, गौरी लंकेश, पंसारे साहब, दाभोलकर साहब, कि क्या हमने सरकार को इसलिए चुना था? हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करें अपने यूथ के अंदर। और आप सोचिए इनके एक स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं यंगस्टर्स को, हिंदुओं को, वो कह रहे हैं अगर आप हिंदू हैं तो आपको धोती पहन के निकलना चाहिए, आपको तिलक लगाना चाहिए। अरे यार आप क्या कर रहे हो भारत के अंदर? आप क्या बनाना चाहते हो? क्या यहाँ पर आप धार्मिक जो है महायुद्ध क्रिएट करना चाहते हो? आप
क्या कभी भगत सिंह ने धोती और तिलक लगाया तो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी इस देश के लिए दे दी? करतार सिंह सराभा धोती और जनेऊ और तिलक लगा के जा रहा था क्या? चंद्रशेखर, अब लेकिन इनको समझना चाहिए ना इनको फ्रीडम मूवमेंट, और इन्होंने जिस तरीके से सर हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया लोगों को, आज जो मैंडेट आया है वो इनकी सारी चीजों के खिलाफ आया। ये मैंडेट इनको अंग्रेजों, अश्विनी जब अंग्रेजों को शासन था, असली स्वतंत्रता तो इनके लिए तभी थी। ये अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेज इनके समर्थक थे। आजादी मिल गई, इनको तो नुकसान ही हुआ। गांधी हत्या हो गई, 30 साल तक बेचारे प्रतिबंधित रहे, परेशान रहे, कभी उभर ही नहीं पाए 30 साल तक। तो ये प्रतिबंध तो नहीं लगा बहुत ज्यादा। मैं एक सभा में बात कर रहा था तो वहां पे एक यंग स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा अरे ये जो थे नाथूराम गोडसे बहुत बढ़िया आदमी थे। तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा, मैं कहा नाथूराम गोडसे जब इतने बहादुर थे तो उनको गोली मारने के लिए 6 महीने के बाद तो गांधी जी की 80 साल की उम्र होने वाली थी, एक 79 ईयर ओल्ड आदमी मिला था, एक बुजुर्ग आदमी। अगर आप इतने बहादुर थे, आप लॉर्ड माउंटबेटन को गोली मार देते जाके, आप किसने रोका था आपको? वाइसराय को गोली मारते आप? वहां पे गोली मारने का तो हिम्मत हुई नहीं आपकी। और एक गरीब निहत्था आदमी जिसने, हाँ राइट, जिसने सिक्योरिटी तक लेने से मना कर दिया, वहां पर जाके उस आदमी को आप 3 गोलियां मारते हो आप यार। और अगर आज मैं एक बात और यहां कहूंगा, अगर गांधी जी जिंदा रहते और गांधी जी अपनी पाकिस्तान यात्रा कर हो जाती पाकिस्तान यात्रा, तो गांधी जी की इतनी मोरल वैल्यूज थी, इतनी मोरल पावर गांधी जी के पास थी कि शायद वो यूनिफिकेशन करा देते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। और ये लोग गांधी को ही अपना, और सोचिए भारत का प्रधानमंत्री ये स्टेटमेंट दे रहा है कि गांधी दुनिया में तब जान पाए जब रिचर्ड एटनबरो ने पिक्चर बनाई गांधी। क्या सर आप सोच के देखिए, मुझे नहीं समझ में आता। अश्विनी जी, एक चीज याद रखिएगा कि आपको अपनी योग्यता पे, वो काबिलियत पर गर्व करने वाले करोड़ों लोग मिलेंगे, लेकिन अपनी मूर्खता पे गर्व करने वाले विरले होते हैं। तो ये उस संप्रदाय के हैं। और दूसरी चीज आपको एक चीज बताऊं, सभी संघी गाय का निबंध टाइप के होते हैं। ये तो 5 श्लोक याद रखते। गाय का निबंध आप जानते हैं ना, कि मैंने गाय का निबंध याद कर लिया और मुझको आ गया परीक्षा में पहाड़ का निबंध, तो मैं लिखूंगा पहाड़ ऊंचा होता है, पहाड़ पे घास होती है, वो घास को गाय खाती, फिर छोड़ूंगा घास, गाय के 2 सींग होते हैं, एक थन होता है। आपको आ गया कि कचरा बहुत खराब होता है, कचरा सड़क पे पड़ा होता है, कचरे को कई बार गाय खा लेती है, गाय के 2 सींग होते हैं, दूध देती है। तो ये गाय का निबंध याद रखते हैं बस, बाकी कोई लॉजिक नहीं होती, कुछ याद नहीं देता। जैसे आप देखिए, संगीत 4 श्लोक सुनाएगा आपको, बस वो 4 श्लोक सुनाएगा, 2 आख्यान सुनाएगा, ठीक है, और वो हर जगह सुनाएगा। और मैं अभी आपको बताऊं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का लेक्चर सुन रहा था। लेक्चर चल रहा था आधुनिक सिनेमा पे, और आधुनिक सिनेमा बहुत अच्छा होता है, और सिनेमा मैंने पहली बार बनारस में देखा था, और फिर बनारस में महामना मदन मोहन मालवीय में बोलने लगे। फिर उस वहीं पे एक कविता पे सेमिनार हो रहा था, गुजरात में है, वाइस चांसलर है, यूपी का ही जौनपुरिया है। तो वो आप यानी गधे पे सेमिनार करोगे तो वो बोलेंगे बनारस में मैंने एक बार गधा देखा था, गधा लंका गेट से जा रहा था, लंका गेट के पास में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, मालवीय जी ऐसे थे, मालवीय जी ऐसे थे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अश्विनी तुम गौर करके देखना, ये तो मान लो किसी छोटे व्यक्ति की बात बता रहे होंगे, कोई भी इनका टॉप प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी है कि त्रिवेदी, पता नहीं, 3 वाला होगा हो सकता है। तो ये जो त्रिवेदी साहब है ना, अगर आप नोट कर लें तो 50-52 चीजों के अलावा 53वीं चीज नहीं उसके पास। वही कविताएं, जयशंकर प्रसाद की गिनी चुनी कविताएं, वही मैथिली शरण गुप्त की 4 कविताएं, उसको कभी ऐसे बता देंगे, कभी ऐसे बता देंगे, चिल्ला के, वही 50-60 चीजें ही है ही। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ऐसे ही करते हैं वो। उनका काउंटर करना बहुत आसान होता है। आप बस 100 चीजें जानते हो तो वो धराशायी है आपके सामने, क्योंकि उनको तो 52-53 ही पता है। खैर, अच्छा एक चीज पंकज जी, एक अहम बदलाव ये हुआ है कि जो मोदी जी का जो तेज था ना, वो आर्कटिक में पहुंच गया, बहुत ठंडा पड़ गया। वो खुद अपना भाषण कल दे रहे थे तो मोदी नाम नहीं लिया उन्होंने कि मोदी अब ये करेगा, मोदी अब ऐसे चला देगा। कह रहे अब कोई गारंटी का मतलब ये कि भारत की जनता ने ना मोदी जी के साथ जुल्म कर दिया, उनकी गारंटी जो है बर्फ में लगा दी इन्होंने यार, बर्फ में लगा दी है। सही बात है। वो बोल रहे हैं एनडीए बड़े निर्णय लेना जारी रखेगा,
कल तक बोल रहे थे मोदी ये निर्णय लेगा, मोदी ये बदल देगा, मोदी वो बदल देगा। भारत के आम नागरिकों ने उनको दिखा दिया, आईना दिखा दिया कि भाई साहब कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़िए और जानिए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब आप लोकतंत्र सीखेंगे, अब आप कंसेंसस सीखेंगे, अब आप मंत्रिमंडल को आदेश नहीं देंगे, मंत्रिमंडल में पहुंच अगर प्रधानमंत्री बन सके तो बातचीत करेंगे, मशवरा होगा, उसमें आपका विरोध होगा, हो सकता है कोई निर्णय पास हो सकता है ना पास हो। तो मोदी जी लोकतंत्र की क्लास लेंगे, बेसिकली क्लास चलेगी। मैं तो आपके दर्शकों को आखिर में बोलूंगा कि फिर से नेहरू को पढ़ें। बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ इस समय, नेहरू को ही पढ़ रहा हूँ। ये पढ़िए, शेयर कीजिएगा सर, शेयर कीजिए। कौन सी बुक है आपके हाथ में? ये पढ़िए, ये है मुशरुल हसन की। अच्छा, मुशरुल हसन साहब जो जामिया के वीसी रहे थे। जी हाँ, ठीक है। ये मेरी कहानी को पढ़िए। फिर जवाहरलाल नेहरू संघर्ष के दिन, बात जवाहर की, वी.आर. नंदा। तो इन दिनों इसी में लगा हुआ हूँ और नेहरू जी को पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगले महीने तक एक काम करके देना है मुझे। पेंगुइन से मेरी किताब आ रही नेहरू पे। अच्छा, पेंगुइन से किताब आ रही है? अरे वाह सर, वाह, कांग्रेचुलेशंस, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर बुक एंड वंस योर बुक कम्स वी विल बी द फर्स्ट वन टू बाय दैट कॉपी सर। और पब्लिकली पहली बार इसी प्लेटफॉर्म पे बता रहा कि वो किताब का नाम है जवाहरलाल हाजिर हो। और जवाहरलाल नेहरू पे जो मुकदमे चले, वो मुकदमे कौन से थे, किन धाराओं में थे, उसकी क्या जुडिशियल प्रोसीजर थी और वो किन जेलों में किस हालात में रहे, उसके ऊपर ये एक दस्तावेज किस्म की किताब नहीं है। इसमें बहुत सारे नरेशंस हैं, कहानी है। आपकी किताब पर पहली चर्चा अपने प्लेटफॉर्म पर करेंगे हम और अश्विनी दोनों लोग मिलकर आपसे चर्चा करेंगे उस पर। जैसे उसमें एक घटना बताई मैंने कि बाप और बेटे पे एक साथ मुकदमा चल रहा था जब इलाहाबाद में, तो पूरे मुकदमे के समय इंदिरा गांधी जो 4 साल की थी, वो मोतीलाल नेहरू की गोदी में 3 दिन तक बैठी रही। और उस समय अदालत को ये नहीं मालूम था कि इस देश के आने वाले 2 प्रधानमंत्री इस समय कोर्ट में खड़े हैं। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। तो मैंने इसी नरेशन में इन पूरी चीजों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेहरू को ही इस समय सुबह से रात तक जप रहा हूँ, कह सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत। आपकी बुक आएगी तो उस पर चर्चा जरूर करेंगे इसी पर बैठ। जी। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आपको लगता है कि ये जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया है, इसमें बेरोजगारी और जो कोटा का मामला है, जो कोटा बढ़ाने का मामला है, इसने मंदिर और राशन जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया? जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है। यदि मतगणना के आकलन कहीं से आगे शायद हो सकेंगे कि किस एज ग्रुप ने किस तरीके के वोट दिए, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत स्पष्ट रूप से उभर के आएंगी। क्योंकि अभी अपने पास कोई ऑथेंटिक इस प्रकार के डेटा नहीं है, हम केवल अभी अर्बन और रूरल डेटा की ही बात कर रहे हैं। यदि हम इसी पे बात करें तो आप देखिए कि बेरोजगारी और आरक्षण का लाभ अभी भी गांव के लोगों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वहां पर अभी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एजुकेट हो रही है। और आप जान के चलिए कि विलेज में आप भले ही करोड़पति हो, लेकिन यदि आपके घर में एक सरकारी नौकर है तो आपका जो समाज में जो स्तर है वो ऊपर उठ जाता है। तो आज भी गांव में चाहे क्लर्क हो, लेकिन उसका यानी कहते हैं कि इसका सोशियोलॉजिकल लेवल ऊपर उठ गया। तो गांव में आज भी नौकरी, आरक्षण ये एक बड़ा मसला रहा है। वहां बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा इसमें विलेज लेवल पर ही है, जिनको हम पलायन के बाद शहरों में काउंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मुद्दा रिमोट एरिया में बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया है। और राशन पीछे रह गया, राशन बहुत पीछे छूट गया। देखिए, बेनिफिशियरीज कैन बी योर वोटर और नॉट, ये एक बहुत अलग मसला है। आपको बताएं, आप बताइए ना, पिछली कांग्रेस सरकार में भी तो राशन दिया जा रहा था, वो केवल 3 रुपए लेते थे। फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको जो फायदा हो रहा है केवल 15 रुपए का ही तो हुआ। 5 किलो राशन में फायदा कितने का हुआ? 15 रुपए का। लेकिन उसमें आप देखिए कि आप हर गांव में जाके देख लीजिए, जो बेनिफिशियरीज है उनकी प्रॉब्लम है उनकी घट तो ली है ना,
कम देना, क्वांटिटी खराब देना, चक्कर लगवाना, ये सब हुआ है। जब बेनिफिशियरी 15 रुपए देता था तो अधिकार से 3 बार तुलवाता था। अभी तो कोटे वाला बोलता है अरे मुफ्त का मिल रहा है, ले ले। सही तो बात है। यदि हम 80 करोड़ के आप फायदे को आप देखें तो पहले भी तो 15 रुपए का ही तो फर्क है। बस है ना। और उसमें और वो जो मिल रहा था उसमें कोई ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ती। वो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से मिल रहा था। फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिल रहा था, कानूनी अधिकार है वो तो, और उसको कोई भी ले सकता है। कोई भी ले सकता है, सही बात। अच्छा, तो ये केवल 15 का फर्क है बस। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से मायावती जी का डिक्लाइन हुआ है, उनका वोट परसेंट भी बहुत कम हो गया, 9-10% हो गया, सीटें भी 0 हैं, यूपी में सीटें 0 हैं। और तो क्या मान लिया जाए कि मायावती जी का अब राजनीतिक अंत हो गया है? लगातार 2-3 बार मैं आपको बताऊं, इस चुनाव में बहुत सारे लोगों का राजनीतिक अंत हो गया। जैसे मायावती भी है, नवीन पटनायक भी हैं, कमलनाथ भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, लालू भी हैं। एक लंबी सूची आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इवन एनसीपी को भी है, जगन रेड्डी भी। इवन आपको बताऊं, एनसीपी शरद पवार का सर्वाइवल अब केवल इसी चीज में है कि वो कांग्रेस से मर्ज हो। में बहुत सारी ऐसी चीजें शायद एक बार उठ के आ रही हैं, है ना। इवन फारूक अब्दुल्ला परिवार, ये सब खत्म हो गए राजनीति से, आउटडेटेड। इवन सर हम उनको भूल गए सर, चौटाला परिवार, चौटाला जी भी गए। चौटाला परिवार के 4 लोग चुनाव लड़े, चारों हार गए। उसमें से केवल 1 की जमानत बची, 3 की जमानत जब्त हो गई। 3 की जमानत जब्त होगी। तो कहीं ना कहीं कुणाल ये समझना पड़ेगा कि जो मायावती जो राजनीति कर रही थी, मायावती राजनीति नहीं कर रही थी, वो बीजेपी पार्ट बी रोल प्ले कर रही थी। वो पार्टी बी रोल कर रही थी और जनता ने उनको नकार दिया एकदम। और यही कारण है, आपको शायद याद होगा, चंद्रशेखर आजाद नगीना से सीट जीत गए हैं। ये वही चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने ये कहा कि मायावती जी मेरी बुआ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, जो भारतीय जनता है ना, वो हर चीज को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन नेता के एरोगेंस को बर्दाश्त नहीं करती है। तो वो इतनी एरोगेंट थी मायावती जी, उन्होंने मिलने तक से मना कर दिया था चंद्रशेखर आजाद से। और आज देखिए अब नगीना में क्या हुआ अश्विनी, नगीना में ये हुआ है कि बीएसपी का जो कैंडिडेट, उसको मात्र 13,000 वोट मिला है। मात्र 13,000 वोट मिले। सोचिए आप, इसका मतलब मायावती इनकी तो ऑबिचुरी, पॉलिटिकल ऑबिचुरी अब लिख देनी चाहिए पंकज जी को। वो हो चुका उनका। बिल्कुल सही। ठीक है पंकज जी, आज इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और एक चीज जरूर रह गई आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप दोनों लोगों को बधाई। हो सकता है कि हमारा पर्यावरण सुधरा हो 5 जून के दिन, हो सकता है कि पर्यावरण और भी सुधरे 6 जून तक पहुंचते पहुंचते, और वास्तविक जो पर्यावरण है वो हो सकता है बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर।